हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। 2012 से लेकर 2023 तक मैंने सॉल्व करवा दिए थे ऑफलाइन वाले पेपर। इसके अलावा मैंने कुछ ऑनलाइन वाले पेपर भी करवाए हैं। एक पेपर बचा था ऑफलाइन वाला, जो अभी 21 जनवरी को हुआ था, 21 जनवरी 2024 को। तो ये वही वाला पेपर है, इसको भी मैं आज सॉल्व करवाए देती हूँ। तो आपके प्रीवियस ईयर के सभी ऑफलाइन वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो यदि आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी वीडियो आपको वहाँ एक साथ मिल जाएंगी। इसके अलावा मैंने क्लास 6 to 8 साइंस NCERT को भी कंप्लीट पढ़ा दिया है, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने उसकी भी बना रखी है। ओल्ड वीडियो की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और न्यू वीडियो की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी, तो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिए। मैंने कंप्लीट NCERT पढ़ाया है 6 to 8। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये 21 जनवरी वाला पेपर है, इसमें साइंस के जो भी क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा वीडियो देखने के बाद किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है साइंस का, निम्नलिखित में से कौन से पादप रोग जीवाणु द्वारा होते हैं? यानी कि कौन से रोग ऐसे हैं जो जीवाणु द्वारा होते हैं? पहला विकल्प है गेहूं में घुन लगना, जिसे गेहूं का किट भी कहते हैं। दूसरा विकल्प है सिट्रस टैंकर, और तीसरा विकल्प दिया गया है भिंडी की पीत सिरा किरमीर। और ये विकल्प दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है आपको कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें लिखा है गेहूं में घुन लगना, जिसे गेहूं का किट कहते हैं, ये फैलता है कवक से। तो ये कवक से होने वाली बीमारी है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। बी में लिखा है सिट्रस टैंकर, तो यही इस प्रश्न का उत्तर है। ये जीवाणु से फैलने वाला रोग है। बी विकल्प इसमें सही है। तो ये किसमें फैलता है? ये संतरे, नींबू, मौसमी और जो खट्टे फल वाले पेड़ होते हैं उनमें ये रोग हो जाता है। बी विकल्प यानी कि तीसरा विकल्प इसमें सही है, केवल बी। सी विकल्प में लिखा है भिंडी की पीत सिरा किरमीर, तो ये विषाणु यानी वायरस से फैलने वाला रोग है। तो ये साथ में इसलिए बता दिए कि इनसे भी संबंधित यदि प्रश्न आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। और इस प्रश्न में बी विकल्प सही है। तीसरे विकल्प में भी लिखा है, इसलिए तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, उस समुच्चय को ढूंढिए जो कि कॉलम ए में पादपों का उनके द्वारा प्रदर्शित अलैंगिक जनन की विधि के साथ सही प्रकार से सुमेल करता है। यानी कि मिलान करना है, तो चलिए मिला लेते हैं। गुलाब, तो गुलाब में कौन सा जनन होता है? तो इसमें कायिक प्रवर्धन होता है। इसे 5वें से मिलाएंगे। और कायिक प्रवर्धन क्या होता है? जब नए पौधे का निर्माण बीज के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से होता है, तो ऐसा जनन क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, जैसे आलू में भी कायिक प्रवर्धन होता है। आलू को काट कर उन्हें जमीन में बो दिया जाता है और उनसे नया पौधा निकल आता है। इसी तरीके से गुलाब की जो लकड़ी होती है कलम करके लगाई जाती है, तो इसमें भी कायिक प्रवर्धन होता है। इसे 5वें से मिलाएंगे। तो ये सभी अलैंगिक जनन ही है। तो इसमें ईस्ट में कौन सा होता है? ये अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। तो ईस्ट में कौन सा होता है? तो ईस्ट में होता है मुकुलन। इसे पहले से मिलाएंगे। मुकुलन क्या होता है? मूल कोशिका पर एक छोटी वृद्धि यानी मुकुल बनता है और एक नए जीव में विकसित होता जाता है, तो यह मुकुलन कहलाता है। अगला है फर्न यानी पर्णांग। इसको किससे मिलाएंगे? इसे मिलाएंगे बीजाणु रचना से, यानी दूसरे से मिलाएंगे।
स्पाइरोगायरा, इसे किससे मिलाएंगे? इसे मिलाएंगे खंडन से। तो खंडन क्या होता है? एक तंतु छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है और प्रत्येक नए जीव में विकसित हो जाता है, तो यह कहलाता है खंडन। और इसके अलावा परागण जो है अलैंगिक जनन या जनन की विधि नहीं है। परागण क्या कहलाता है? फूल के नर घटक यानी कि जो नर घटक होते हैं, पराग कोश से मादा भाग यानी कि वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण जो होता है वह कहलाता है परागण। यानी कि वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण परागण कहलाता है। आपको इतना याद रखना है। तो अब विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है। ए का पांचवा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा, यानी कि दूसरा विकल्प इस प्रश्न में सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंका गया। वह अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के पश्चात फेंकने वाले के पास वापस आ गई। गेंद की ऊपरीमुखी और अधोमुखी गति चाल के समय निम्नलिखित में से कौन सी राशियों का समान मान है? पहला है गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य, दूसरा है त्वरण, तीसरा है गुरुत्व का बल और चौथा है विस्थापन। तो इसमें पूछा गया है कि ऊपरीमुखी और अधोमुखी चाल के समय कौन सी राशियों का मान समान होगा? तो गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य दोनों ही स्थिति में समान होगा। पहला विकल्प इसमें सही है। अब ये जो दो तीन विकल्प और लिखे हुए हैं, इनकी क्या परिभाषा है ये भी जान लीजिए। तो त्वरण क्या है? किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में वेग में होने वाला परिवर्तन है, यानी कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। गुरुत्व बल क्या होता है? यह एक मौलिक प्राकृतिक बल है जो द्रव्यमान वाली वस्तुओं को एक दूसरे को आकर्षित करने का कारण होता है। विस्थापन क्या है? किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? विस्थापन। तो आपको ये भी साथ में याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को एक उत्कृष्ट सिद्धांत मानने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? पहला है इसे दीर्घ समय अवधि में विकसित किया गया है, दूसरा है यह कम धारणाएं बनाकर बड़ी संख्या में प्रेक्षणों की व्याख्या करता है, तीसरा है इस पर पूर्ण प्रयोग के पश्चात ही पहुंचा गया है, और चौथा है इसे परिशुद्ध गणित भाषा का प्रयोग करके सूत्रबद्ध किया गया है। तो इसका उपयुक्त कारण पूछा गया है कि सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या है? तो यह कम धारणाएं बनाकर बड़ी संख्या में प्रेक्षणों की व्याख्या करता है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेख को पढ़िए। लिखा है, जब ऋणात्मक रूप से आवेशित छड़ को अनावेशित विद्युतदर्शी के निकट लाया जाता है, तो लिखा है विद्युतदर्शी पत्तियां एक दूसरे से और दूर जाएंगी, दोनों विद्युतदर्शी पत्तियां समान आवेश अर्जित करेंगी, ऋणात्मक आवेशों को विद्युतदर्शी पर हस्तांतरित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी पत्तियां एक दूसरे से और दूर चली जाती हैं। उपरोक्त तीन कथनों के अब इसमें से बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो पहले में लिखा है कि विद्युतदर्शी पत्तियां एक दूसरे से और दूर जाएंगी, तो ये क्या है? ये प्रेक्षण है, अवलोकन है, और दोनों विद्युतदर्शी पत्तियां समान आवेश अर्जित करेंगी और ऋणात्मक आवेशों को विद्युतदर्शी पर हस्तांतरित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी पत्तियां एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। ये क्या है? ये अनुमान है, यानी कि बी और सी अनुमान है और ए अवलोकन है। दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा गया था, तो आप लोगों को इस तरीके के भी प्रश्न तैयार करने हैं। अगला प्रश्न है, क्षैतिज अनुप्रस्थ मेज
पर पड़े हुए एक डिब्बे का द्रव्यमान 500 ग्राम है। उस पर लगने वाले बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये जी का मान दिया गया है, अब बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो पहले विकल्प में लिखा है ऊपरीमुखी दिशा में उस पर 5 न्यूटन का असंतुलित बल कार्य करता है। दूसरा है उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। तीसरा है अधोमुखी दिशा में उस पर 5 न्यूटन का असंतुलित बल कार्य करता है। और चौथा है संतुलित बलों का एक युग्म उस पर कार्य करता है। तो इसमें पहले विकल्प में लिखा है कि ऊपर की दिशा में 5 न्यूटन का संतुलित बल कार्य करता है, बिल्कुल कार्य करेगा। उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ऊपर की दिशा में 5 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। अधोमुखी दिशा में 5 न्यूटन का असंतुलित बल कार्य करता है, तो ये भी सही है। और चौथे में लिखा है कि संतुलित बलों का एक युग्म उस पर कार्य कर रहा है, तो दो विकल्प सही नहीं हो सकते। चौथा विकल्प इसमें सही है, संतुलित बलों का एक युग्म यानी युगल उस पर कार्य कर रहा है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, कहा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सभी में बीज प्रकीर्णन ने पादपों को लाभ पहुंचाया है, सिवाय इनमें से किसी एक को छोड़कर तीनों ने बीज प्रकीर्णन में पादपों को लाभ पहुंचाया है। तो चलिए विकल्प देख लेते हैं। पहला है नई किस्में उत्पन्न करने के, दूसरा है अति संकुलता, तीसरा है सूर्य के प्रकाश, जल एवं खनिजों के लिए प्रतिस्पर्धा टालने, और चौथा है नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने के। तो बीज प्रकीर्णन ने पादपों को लाभ पहुंचाया है, पहले वाले ने भी पहुंचाया है नई किस्म उत्पन्न करने, सूर्य के प्रकाश, जल एवं खनिजों के लिए प्रतिस्पर्धा टालने के, और नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने के। लेकिन अति संकुलता ने बीज प्रकीर्णन में पादपों को लाभ नहीं पहुंचाया है, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक्स एक यंत्र है जिसका प्रयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है। यह बाई के सिद्धांत पर आधारित है। एक्स और बाई क्रमशः हैं। पहला विकल्प है पारदर्शी प्रकीर्णन, दूसरा है दूरदर्शक टेलीस्कोप कहते हैं जिसे, और परावर्तन, तीसरा है बहुरूपदर्शी और अपवर्तन, और चौथा विकल्प है परिदर्शी और परावर्तन। तो इसमें लिखा है कि कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए, तो चौथा विकल्प इसमें सही होगा, पारदर्शी। एक्स होगा पारदर्शी और बाई परावर्तन, यानी कि पारदर्शी एक यंत्र है जिसका प्रयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है, और यह परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में मिलान करना है। लिखा है कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का कॉलम बी में दिए गए उनके रासायनिक नामों के साथ सुमेल कीजिए। तो चलिए मिला लेते हैं। पहले लिखा है बुझा चूना, तो बुझा चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ए को मिलाएंगे चौथे से। सादा नमक, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, इसे मिला देंगे छठवें से। चूना पत्थर, इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके सामने ही लिखा हुआ है। कास्टिक सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसे मिला देंगे पांचवें से। बिना बुझा हुआ चूना, ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसे मिला देंगे पहले से। और एक बचा हुआ है बेकिंग सोडा, तो इसे मिला देंगे सोडियम बाई कार्बोनेट से। तो ए का चौथा, बी का छठवां, सी का तीसरा, डी का पांचवां, ई का पहला और एफ का दूसरा, इस क्रम में दूसरा विकल्प इसमें सही है।
तो इसमें ये जो पदार्थ दिए गए हैं इनके रासायनिक नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इस बार एक प्रश्न में ही पूछ लिया जाए, ऐसे पूछ लिया जाए कि बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है। तो इन सभी का याद कर लीजिए, इसमें मिलान करने के लिए आया था। इस बार हो सकता है प्रश्न अलग तरीके से पूछ लिया जाए। 3 प्रतिरोधों को जोड़ने के द्वारा प्राप्त की जा सकती है वह है, तो अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों के बीच का अंतर जो कि प्रत्येक 1/3 प्रतिरोधों को जोड़ने के द्वारा प्राप्त की जा सकती है पूछा गया है। तो अधिकतम के लिए क्या किया जाता है, श्रेणी क्रम में संयोजन किया जाता है। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या करेंगे, R1 + R2 + R3। ये अधिकतम के लिए पहले निकाल रहे हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित करके R1 R2 R3 यानी कि 1/3 1/3 1/3 तीनों को जोड़ देंगे ऐसे करके। तो कितना आएगा, 1। तो ये यहाँ लिख ले रहे हैं, अधिकतम के लिए निकाला है कितना, 1 निकाला है। अब न्यूनतम के लिए समानांतर संयोजन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब न्यूनतम के लिए निकाल लेते हैं। इसका आंसर 1 आया, यहाँ नोट कर लेते हैं। अधिकतम के लिए निकाला है 1। तो समानांतर में कैसे करते हैं, (1/R1 + 1/R2 + 1/R3)। R कितना है, 1/3। तो ये 1/3 है और ये एक इसमें है फॉर्मूला में। तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 + 3 + 3 कैसे, यहाँ समझ लीजिए, 1/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। इसी तरीके से R1 R2 1/R1 1/R2 1/R3 के लिए 3 3 3 ही निकल कर आएगा, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9। ये 1/R नेट का मान निकला है। तो R नेट कितना हो जाएगा, 1/9। ये निकाल लिया किसके लिए, न्यूनतम के लिए। अब अंतर पूछा गया है, तो अधिकतम कितना निकाला था, 1 निकाला था पहले, और न्यूनतम कितना निकाला, 1/9। इसको हल कर लेंगे, 9 उधर जाएगा, 1 ऐसे ही रहेगा, 8/9 ओम, यानी कि तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। तो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं कौन सी गैसें, ये पूछा गया है। तो सल्फर और नाइट्रिक ऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। तो डी और ई यानी कि पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, रात्रि आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। तर्क दिया गया है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। तो दोनों ही कथन सही हैं, अभिकथन भी सही है, तर्क भी सही है, और जो तर्क है वह अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। रात्रि आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है। ए और आर दोनों ही सही हैं और आर एक की सही
व्याख्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पादप यानी पौधे सूक्ष्म पोषकों के समुच्चय की पहचान कीजिए। पहला विकल्प है जिंक, लौह, मैग्नीज। दूसरा है पोटेशियम, मैग्नीशियम, तांबा। तीसरा है तांबा, फास्फोरस, कैल्शियम। और चौथा है सल्फर, एल्युमिनियम, क्लोरीन। तो पादप सूक्ष्म पोषकों के समुच्चय हैं जिंक, लौह, मैग्नीज। पहला विकल्प इसमें सही है। तो सूक्ष्म पोषक पूछे गए थे, इसीलिए पहला विकल्प सही है। वृहद पोषक कौन कौन से होते हैं? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जिन्हें एनपीके कहते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। सूक्ष्म पोषक पूछे जाएं तो जिंक, लौह और मैग्नीज। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को भरे। ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है तथा भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों के विशिष्ट कंपमान भाग होते हैं। एक्स में ध्वनि तानित तारों द्वारा उत्पन्न होती है। वाई में तानित झिल्ली है जो कंपन करती है तथा जेड में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपमान भाग वायु स्तंभ है। एक्स, वाई, जेड क्रमशः हो सकते हैं। तो एक्स के लिए कहा गया है कि एक्स में ध्वनि तानित तारों द्वारा उत्पन्न होती है। तो तानित तारों द्वारा ध्वनि गिटार में उत्पन्न होती है। तो एक्स तो हो गया गिटार। उसके बाद कहा गया है वाई में तानित झिल्ली द्वारा। तो तानित झिल्ली द्वारा जो कंपन होता है वह होता है तबले में। और जेड के लिए कहा गया है कि जेड में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपमान भाग वायु स्तंभ है। तो एक्स होगा गिटार, बी होगा तबला और जेड होगा, एक्स होगा गिटार, वाई होगा तबला और जेड होगा शहनाई। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। सामान्यतः अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। सामान्यतः अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। तो इसमें जो सही है वह बताने हैं। तो सामान्यतः अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, ये भी सही है। और सामान्यतः धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते, ये भी सही है। ए और बी दोनों, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, लिखा है एक्स और वाई गाढ़े काले द्रव्य हैं जिनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जा सकता है। एक्स पेट्रोलियम से व्युत्पन्न है तथा वाई कोयले से व्युत्पन्न है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः एक्स और वाई हो सकता है? पहला विकल्प है कोल तार बिटुमेन। दूसरा है बिटुमेन कोल तार। तीसरा है कोल तार चारकोल और चौथा है चारकोल और बिटुमेन। तो एक्स के लिए कहा गया है कि यह पेट्रोलियम से व्युत्पन्न है और वाई कोयले से व्युत्पन्न है। तो पेट्रोलियम से व्युत्पन्न है बिटुमेन और कोयले से व्युत्पन्न है कोल तार। तो दूसरा विकल्प इसमें सही है और इनका प्रयोग जो है सड़कों को पक्का करने के लिए किया जाता है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है नीचे दी गई परीक्षण सामग्री पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। आगे लिखा हुआ है यह उचित सिद्ध करने के लिए कि सामग्री जैसे तैसे बना दी गई, इसका निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं दिया जा सकता है? तो इसमें कहा गया है कि कौन सा कारण नहीं दिया जा सकता है। यह दूसरे में लिखा है कॉलम ए में किसी प्रविष्टि के लिए कॉलम बी में अधिकतम 2 युक्ति युक्त प्रविष्टियां हैं। तीसरे में लिखा है कॉलम ए और बी में असमान प्रविष्टियां हैं और चौथा है मिलते हुए युग्मों का सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है। तो एक प्रश्न में पूछा गया है कि इसका निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं दिया जा सकता। तो तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। कॉलम ए और बी में असमान प्रविष्टियां हैं, ये इसका कारण नहीं है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
अभिकथन दिया गया है, सूखी हुई किशमिश को जब कुछ समय के लिए सादे जल में छोड़ दिया जाता है तो वह परासरण के कारण फूल जाती है। तर्क दिया गया है, पादप कोशिकाओं में वर्णात्मक रूप से पारगम कोशिका झिल्ली होती है। तो अभिकथन भी सही है, तर्क भी सही है, और जो तर्क है वह अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक पिंड का रैखिक संवेग P तथा द्रव्यमान m है, गतिज ऊर्जा क्या है? तो रैखिक संवेग क्या होता है? किसी वस्तु की गति की मात्रा को दर्शाता है और यह उसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। और गतिज ऊर्जा क्या होती है? गति की ऊर्जा को दर्शाती है, और गतिज ऊर्जा का सूत्र हमें किसी वस्तु के द्रव्यमान, उसके वेग और गति की स्थिति से परिणामी ऊर्जा के बीच संबंध का पता लगाने की अनुमति देता है। इसमें गतिज ऊर्जा क्या होगी ये पूछा गया है, तो चौथा विकल्प इसमें सही होगा, P²/2m। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लिखा है, उर्वरकों से मृदा में मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। उर्वरक मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करते हैं। और चौथा है, उर्वरकों से मृदा को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। तो कौन सा कथन सही है उर्वरकों के संबंध में? तो दूसरा विकल्प इसमें सही है, खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। रेयॉन एक संश्लिष्ट तंतु है। रेयॉन को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग के बनाया जाता है। ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है। तो रेयॉन एक संश्लिष्ट तंतु है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन रेयॉन को किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग के बिना बनाया जाता है, ये गलत है। S1 सही और S2 गलत। तीसरा विकल्प इसमें सही है, क्योंकि ये प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग से बनाया जाता है, और इसमें लिखा है कि बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग से बनाया जाता है, इसीलिए S2 गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन लोहे में जंग लगने के संबंध में सही है? लिखा है, यह लोहे और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया को शामिल करता है। दूसरा है, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तीसरा है, यह सामान्य ताप पर हो सकता है। और चौथा है, यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो यह लोहे और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया को शामिल करता है, ये सही है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये भी सही है। यह सामान्य ताप पर हो सकता है, ये भी सही है। A, B, C यानी कि पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उन जंतुओं का समुच्चय कौन सा है जो सभी बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं? पहला है मेढक मछली स्टारफिश। दूसरा है मुर्गी, छिपकली, तितली। तीसरा है छिपकली, तितली, मेढक। और चौथा है तितली, मेढक, मछली। तो बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं मेढक, मछली, स्टारफिश। पहला विकल्प इसमें सही है। बाह्य निषेचन क्या होता है? तो यह एक जनन प्रक्रिया होती है जहां निषेचन प्राणी के शरीर के बाहर सामान्यतः जल या नम वातावरण में होता है। तो मेढक, मछली, स्टारफिश में बाह्य निषेचन होता है। पहला विकल्प इसमें सही है। तो ये पेपर 21 जनवरी 2024 वाला था। इसमें जो भी साइंस के क्वेश्चन थे, पेडागोजी के क्वेश्चन को छोड़कर मैंने साइंस के जो भी क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करवा दिया है। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।